सभी बच्चों को नमस्ते। विद्या शक्ति के इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। रोज की तरह आज भी हम क्या करने वाले हैं? आज के सुविचार के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का सुविचार क्या है बच्चों? जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। तो बेटा, आपके पास चाहे कितना भी धन हो, चाहे कितनी भी बड़े बड़े घर हो, कितने बड़े बड़े गाड़ियां हो, कुछ भी हो, आप तभी धनवान होते हैं जो दूसरों से अच्छा व्यवहार करे। क्या करे? दूसरों से अच्छा व्यवहार करे। जो अपनी मुस्कुराहट देखकर दूसरों के दिल को जीत लेता है। बेटा, आप जब भी किसी इंसान से मिलो, जब भी किसी व्यक्ति से मिलो, चाहे आपसे बड़े हो या छोटे हो, आपको क्या करना चाहिए? उनको उनसे मुस्कुराहट के साथ, पहले तो आपको उनसे या तो जब आप टीचर से मिलते हो, अपने आप आसपास के लोगों से मिलते हो, आप उनका अभिवादन कीजिए। फिर उसके बाद उनसे जो भी आप बात करते हो, आप मुस्कुराहट के साथ ही उनसे बात कीजिए। बेटा, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अच्छी तरह से बातें करता है या मुस्कुराहट के साथ बातें करता है, वही व्यक्ति जो होता है बड़ा धनवान होता है। यानी कि आप अच्छे प्रकार से उसे बात कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। ऐसे नहीं कि बाहरी मुस्कुराहट की बात नहीं कर रही हूं मैं बोल रही हूं अंदर से भी आप हर इंसान को, हर व्यक्ति का रेस्पेक्ट कीजिए। ठीक है? आपसे बड़े हो या छोटे हो, कुछ भी हो। तो मुस्कुराहट एक ऐसी चीज होती है जो न केवल हमारे अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, यानी कि हमें अपने आप में एक पॉजिटिविटी आती है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी लाती है। ठीक है? तो आज से इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आप किसी से मिले, आप उनसे मधुर स्वर में, मुस्कुराहट के साथ उनको अच्छे प्रकार से उनसे बात करेंगे। ठीक है? तो इसी सुविचार के साथ हम क्या कर रहे हैं? आज के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने पढ़ा था कि मनुष्य के अलावा जो अन्य जीव जंतु होते हैं उनमें भी पाचन की क्रिया होती है। हमने पढ़ा था कि घास खाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए? उनको क्या कहते हैं? जी हाँ, रूमिनेंस कहते हैं, है ना? रोमंथी कहते हैं। तो रूमिनेंस जो है वो कैसे भोजन करते हैं, उनका पाचन कैसे होता है? सेलुलोज क्या है? जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और इस सेलुलोज का पाचन जीव जंतु, यानी कि जो रोमंथी जीव है, यानी कि जो रूमिनेंस है, वो कैसे करते हैं। ओके। तो हमने बड़े बड़े जानवरों की, बड़े बड़े जीवों की, मनुष्य की, सबकी हमने बात कर ली। तो बच्चे, हमारे आसपास ऐसे भी जीव हैं जो हम अपने नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या सूक्ष्म जीव कहते हैं, है ना? जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर उन्हें हम सूक्ष्म सूक्ष्म जीव कहते हैं। ओके। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना बच्चे, ये ज्यादातर कैसे होते हैं? ये एक कोशिका वाले जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं बेटा? एक कोशिक जीव होते हैं। कैसे जीव? एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीव यानी कैसे जीव होते हैं? जिनके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका होती है। कैसे? एक ही कोशिका होती है, जिन्हें हम अंग्रेजी में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो एक कोशिक जीव, जब हमें पता है कि हमारे जैसे मनुष्य में या अन्य जीव जंतुओं में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है कि नहीं? जैसे कि हमारे शरीर में क्या क्या है, बताइए आप। जी हाँ, ब्रेन है, लंग्स है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। स्टोमक है, लिवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है।
तो इन सभी के कारण जो है हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, है ना। लेकिन जो एक कोशिक जीव होते हैं उनमें ये सब क्रियाएं कैसे होती है? वो भी तो जीवित रहते हैं, उन्हें भी तो भोजन चाहिए। आपको पता है जो भी जीव होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? भोजन चाहिए होता है ना। तो भोजन के लिए वे क्या करते हैं? सिर्फ एक ही तो उनकी कोशिका होती है, एक ही सेल होता है उनका। तो उस एक सेल से वे कैसे, किस प्रकार से भोजन को करते हैं और किस प्रकार से उनका पाचन होता है, ये सब क्रियाएं कैसे होती है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अमीबा के बारे में। क्या आपने अमीबा का नाम सुना है? बेटा अमीबा जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एक कोशिक जीव है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो अमीबा है इसका शेप मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, उसके पार्ट्स को मैं लेबल करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि अमीबा में संभरण एवं पाचन, फीडिंग एंड डाइजेशन कैसे होता है। आप सब रेडी हो? सारे बच्चे नोटबुक्स निकालिए, मेरे साथ साथ उस डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे और साथ साथ लेबल करेंगे उनके पार्ट्स को, और हम समझेंगे उनके एक एक पार्ट्स के फीचर्स को, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करें बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा अमीबा जो वर्ड है वो अमीब नाम के जो एक वर्ड, एक टर्म है उससे बना है, यानी कि इरेगुलर शेप, ठीक है। तो जो अमीबा जो हम लोग बनाते हैं उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। उनका शेप कैसे होता है? रेगुलर शेप उनका नहीं होता है, ठीक है। उनका शेप कैसा होता है इरेगुलर शेप के होते हैं वे जीव। ओके, तो मैं यहाँ पर अमीबा के पिक्चर को ड्रॉ कर रही हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ और उसके पार्ट्स को हम लोग लेबल करेंगे। अब बच्चे ये जो अमीबा होती है इनके जो सेल होती है, ये सिंगल सेल है, कहा मैंने आपसे ना, तो एक ही सेल है ये, इस तरह से। तो इसका जो जो आउटर कवरिंग है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आउटर कवरिंग है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये क्या करता है सेल मेम्ब्रेन? इस जीव को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इसके जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो इसके सेल को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य सेल मेम्ब्रेन करता है। अब सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका, कोशिका झिल्ली, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अथवा कोशिका झिल्ली। अब इसके बीचों बीच एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है, जिसे अंग्रेजी में हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो केंद्रक होता है ये कंप्लीट सेल का क्या करता है? उसको कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि कंप्लीट सेल में जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं उन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का कार्य कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है। ओके, तो यहां पर हम लेबल करें इसको, ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस को हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक, देखो इसका केंद्र होता है, ये इसका सेंटर, यानी कि इसको, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रोल करने का कार्य न्यूक्लियस करता है या केंद्रक करता है। इज दिस क्लियर? ये दोनों भाग आपको क्लियर हो गए? अब बच्चे ये जो अमीबा होते हैं इनमें आप देख सकते हो बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना। ऐसे उंगलियों जैसे आकृति के ऐसे प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, स्ट्रक्चर है इनके। इनको क्या कहा जाता है पता है आपको? अंग्रेजी में इनको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा इनको? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ओके, स्यूडोपोडिया मैंने इसलिए कहा क्योंकि स्यूडोपोडिया जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल है ये, क्योंकि अगर एक ही की बात करें, एक प्रोजेक्शन की बात करें तो हम उसे स्यूडोपोडियम कहते हैं। जब बहुत सारे, एक से ज्यादा इस तरह के प्रोजेक्शंस हैं तो उसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। इज दिस क्लियर? अब स्यूडोपोडिया जिसे पादाप कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पादाप कहा जाता है।
ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं ना बच्चे, ये इनके कृत्रिम पाव होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हमारे पास हाथ पैर है, इनके पास क्या है? स्यूडोपोडिया है। क्या है इनके पास? स्यूडोपोडिया है, यानी कि पादाप है, जिसे हम कूटपाद भी कहते हैं, कृत्रिम पाव भी कहते हैं। ये जो प्रोजेक्शंस है, जो स्यूडोपोडिया है, ये इनको किसमें सहायता करते हैं पता है आपको? इनके मूवमेंट में इनकी सहायता करते हैं। साथ साथ भोजन को ग्रहण करने, भोजन को पकड़ने में भी इनकी सहायता होती है इनको। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास हाथ पैर है, हमारे पैरों से हम चलते हैं, हमारे हाथों से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज को पकड़ते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, भोजन को लेते हैं। तो इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनके पास सिर्फ स्यूडोपोडिया नाम की ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये क्या करते हैं? इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं की सहायता से ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं या लोकोमोट करते हैं। ठीक है, लोकोमोशन होता है इनका। ओके, तो ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ओके बच्चे, अब जो है इस सेल के अंदर, अमीबा का जो सेल होता है, इसके अंदर थोड़े से द्रव्य होते हैं। ओके, द्रव्य होते हैं, यानी कि एक फ्लूइड होता है इसके अंदर, इनके सेल के अंदर, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है पता है आपको? इस सेल को हम जीव द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य कहा जाता है। ये इस सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब में सहायक होते हैं। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? ओके बच्चे, अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखेंगे कि ये जो अमीबा है, ये अपना भोजन कैसे लेता है, और उस भोजन को पचाता कैसे है, और जो अनपचा भोजन होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है, उसको बाहर कैसे निकालते हैं, देखें हम लोग। चलिए, तो अमीबा की मैंने बात जब हमने कर रहे हैं, तो अमीबा जो होती है ना बेटा, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो कैसे जीवों का ये कैसे जीवों को खाते हैं? माइक्रोस्कोपिक जो जीव होते हैं उन्हीं को खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जब भी कोई फूड पार्टिकल, यानी कि कोई भी खाद्य वस्तु इनके आसपास होती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इनकी आकृति जो है क्या करती रहती है? बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें पता लग गया कि यहाँ पर क्या है, एक जो है भोजन का कोई पदार्थ है, जिसे हम खाद्य कणिका कहेंगे। क्या कहते हैं? खाद्य कणिका, यानी कि फूड पार्टिकल। ओके, इनको पता लग गया कि यहाँ पर भोजन है इनका। तो ये क्या करते हैं? धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए अपनी स्यूडोपोडिया के हेल्प से, पादाप के हेल्प से क्या करते हैं? उस खाद्य कणिका की तरफ आते हैं, और क्या करते हैं? इसको इस इनके जो स्यूडोपोडिया होते हैं, इसकी सहायता से उस जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं वो लोग? हाँ, बिल्कुल सही कहा, उसको ट्रैप करते हैं। ठीक है, इसको पकड़ने का प्रयास ये करते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये जो खाद्य पदार्थ है, ये इनका जो शरीर है, इसके अंदर को प्रवेश करता है इस तरह से। तो ये कहाँ पर प्रवेश करता है? इनकी शरीर में, इनका जो सेल होता है, इसमें खाद्य धानियां होती है। क्या होते हैं बेटा? खाद्य धानियां होते हैं, जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। तो जब ये भोजन अंदर को लेते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं? ये सीधे, जैसे कि हमारे शरीर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भोजन लेते हैं मुंह से, फूड पाइप के द्वारा वो नीचे जाता है, स्टमक में जाता है, वहां पर डाइजेशन होता है, ऐसे होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? इनके शरीर में कोई स्टमक वगैरह तो नहीं होता, फूड पाइप भी नहीं है इनका। तो सीधे शरीर के अंदर को ये लेते हैं, और क्या करते हैं? ये जो फूड वैक्यूल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे फूड वैक्यूल, जिसे हम खाद्य धानियां कहते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल, खाद्य धानियां। इन खाद्य धानियों में ये आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो खाद्य धानी में ये फंस जाते हैं, तो ये जो खाद्य धानी है, ये कुछ क्या करते हैं? पाचक रस को
स्त्रावित करते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे स्टमक के अंदर, उसी तरह हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सब क्या होते हैं बेटा, कुछ प्रकार के एंजाइम्स, कुछ प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रीशन होता है जिससे कि भोजन का पाचन होता है ना। उसी प्रकार ये जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे पाचक रस स्रावित होते हैं जो क्रिया करके क्या करते हैं, इन खाद्य पदार्थों को क्या करने का प्रयास करते हैं बेटा, ये सरल पदार्थ में बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस में, बहुत ही छोटे छोटे कणों में ये आ जाते हैं। और क्या होता है बेटा, धीरे धीरे जो पचा हुआ भोजन है वो क्या होता है, वो शरीर में अवशोषित होता है, यानी कि शरीर द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है इनके, वो क्या होता है, ऊर्जा को मुक्त करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ताकि उसी एनर्जी से ये जो अमीबा है वो अपने सारे कार्यों को कर सके। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है इनके शरीर में, उसको ये लोग बाहर को निकाल देते हैं। ओके, यानी कि बाकी बहिक्षेपित अपशिष्ट कहते हैं, इजेस्टेड वेस्ट होता है, उसको ये लोग क्या करते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहां पे मैं लिखूं इजेस्टेड वेस्ट, बहिक्षेपित अपशिष्ट। तो अपशिष्टों को ये बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि साधारण जीव जंतु अपने वेस्ट को, अपने शरीर में जो अनपचा हुआ अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से ये भी करते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो जो कार्य करते हैं, उसी प्रकार से ये जो छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनके सिर्फ एक ही सेल होते हैं, एक कोशिक होते हैं, वे किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार उनके अंदर भोजन का पाचन होता है, तथा बाहर जो उनका वेस्ट होता है उसको किस प्रकार से ये बाहर निकालते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? अगर सभी बच्चों को ये समझ में आया है, इस डायग्राम को आप बना लीजिए, आप इसको लेबल कीजिए, और ये जो प्रोसेस है इनके शरीर में, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ये भी आप अपने नोटबुक में नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, यानी कि ये जो चैप्टर है प्राणियों में पोषण, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, चलिए, तो आप उन क्वेश्चन आंसर्स को भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज हो जाए। चलिए बेटा, सबसे पहले तो हम करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए बेटा, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। क्या ये कथन सही है या गलत है, आप बताइए मुझे। ये कथन क्या है, ये गलत है, क्योंकि मंड का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगला है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है आमाशय। जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हमने क्या पढ़ा था बेटा, सबसे ज्यादा किस अंग में होता है, कहाँ पर होता है, यस, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, वो आमाशय में नहीं होता है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉल्स करेंगे इसको। ठीक है, ये गलत है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थाई रूप में भंडारित होता है ना। तो स्थायी रूप से ये भंडारित होता है, ये जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए आप, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये गलत है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वो है आमाशय, ये भी क्या है, ये गलत है ना। और अगला देखिए हम लोग, एक मिनट, यस, तो जल का अवशोषण कहाँ पर नहीं होता, आमाशय में नहीं होता है, वो कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, अगले जो है हमारा अगला जो एक्टिविटी है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला जो एक्टिविटी है वो है
उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपने। ठीक है, तो देखते हैं मानव पोषण के मुख्य चरण क्या क्या है, यानी कि ह्यूमन डाइजेशन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। बताइए आप मुझे, क्या क्या होता है बेटा। सबसे पहला तो अंतर्ग्रहण होता है ना, भोजन को अंदर को लेते हैं। उसके बाद पाचन होता है उसका, अवशोषण होता है। उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है उसका, और उसके बाद निष्कासन होता है। ये क्लियर है सभी बच्चों को। तो मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। ओके, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बेटा। यकृत। देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हैं आपको, यकृत भी दिया है, शुद्रांत भी दिया है। तो आप क्या लिखोगे, बिल्कुल सही, यकृत यानी कि लिवर होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। राइट। चलिए अब अगले की तरफ चलते हैं। आमाशय में डैश एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करता है। आपको पता है बेटा, आमाशय में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आमाशय में अनेक प्रकार के पाचक रस होते हैं, साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। तो क्या क्या निकलते हैं आमाशय के भित्ति से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रसों का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं, है ना। चलिए अगला, डैश की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो बच्चे, जब छोटे आंत की बात की थी हमने, क्षुद्रांत्र की या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी, तो हमने कहा था आपसे कि उसकी भित्ति के, आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं या विल्ली कहते हैं, है ना। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम दीर्घ रोम, रसांकुर अथवा विल्ली कहते हैं। क्लियर है। ओके, पांचवा देखिए, अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, तो अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ पर करता है बेटा। उनके पास एक ही चीज होती है डाइजेशन के लिए, वो है खाद्य धानी, जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। तो उसमें जो है उनका भोजन का पाचन होता है। ओके, क्लियर है। ओके बच्चे, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़े से लंबे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, थोड़े से लंबे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जिनको नोट करना है वे नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, दीर्घ रोम, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। ओके, तो दीर्घ रोम, जैसे कि मैंने आपको यहां पर पहले चित्र दिखा देती हूँ। ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये देखा आपने। ये कहाँ पर होते हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग्स में पाए जाते हैं ये। ओके, इनको विल्ली कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहा जाता है, रसांकुर अथवा दीर्घ रोम कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर लिखिए आप। दीर्घ रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं हैं या संरचनाएं होती है, जिसे रसांकुर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं कि रसांकुर क्या है, या कभी कभी आपसे दीर्घ रोम क्या है पूछा जा सकता है। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो दीर्घ रोम क्या करता है, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है उसका एब्जॉर्प्शन होना है, तो क्या करता है, उसका सरफेस एरिया जो है बढ़ाने का क्या कार्य करता, ये कार्य करता है। ठीक है, दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो पका हुआ भोजन होता है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए इसकी सहायता
होती है, दीर्घरोम जो है सहायक होते हैं, ठीक है। अवशोषण होता है तथा ये कहाँ पे जाता है, रुधिर वाहिकों में वाहिकाओं में चला, रुधिर वाहिकाएं क्या है बेटा, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें चले जाते हैं, ठीक है। तभी हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है हर कार्य करने के। तो न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, हमारे जो रुधिर वाहिकाएं हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके अंदर ये दीर्घरोम क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ भेज देते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये देख लिया आपने, रुधिर जो है रसांकुर का चित्र देख लिया सभी ने। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है स्मॉल इंटेस्टाइन में, शुद्रांत में ये पाए जाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चे। पित्त कहाँ निर्मित होता है, पित्त यानी कि बाइल है ना, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो हमने बहुत ही डिटेल में लिवर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद है आप सबको। और क्या बताया था मैंने आपको, पित्तरस का स्त्राव कौन करता है, यकृत करता है। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताया था आपको। ओके, और ये क्या करता है, पित्तरस का स्त्राव जो है लिवर करता है या यकृत करता है। और क्या करता है, जिसे पित्ताशय है ना, पित्ताशय यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके पास जो है एक ग्रीन कलर की थैली है, इसी को पित्ताशय कहते हैं। और इस पित्ताशय में या बाइल डक्ट में इसको स्टोर करते हैं, थैली में संग्रहित किया जाता है। और पित्त का कार्य क्या है, बाइल का कार्य क्या है बेटा, वसा के पाचन में मदद करता है। वसा यानी कि फैट के डाइजेशन में पित्त रस का क्या होता है, कार्य करती है। पित्त रस जो है उस पर क्रिया करती है और वसा का क्या करती है, वसा का पाचन करती है, फैट का डाइजेशन वहां पर होता है। तो ये क्लियर हो गया, क्या था क्वेश्चन हमारा, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक में पाचन पाचन में सहायता करता है। तो पित्त रस का स्त्राव यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो करता है, जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्त वसा के पाचन में मदद करता है। ओके, तो भूलेंगे नहीं इसको। अगला प्रश्न देखिए बेटा, उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मनुष्य द्वारा नहीं। जल्दी से आप बता सकते हैं, हमने कितने अच्छे से पढ़ा था इसको, है ना। कौन सा है वो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग पचा नहीं पाते, रूमिनेंट्स पचा पाते हैं। कौन सा है बेटा, हाँ बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर एक रूमिनेंट का चित्र भी आ गया है ना। जो कैटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो पेट होता है, उनका जो आमाशय होता है काफी बड़ा होता है, उसके कई चेम्बर्स होते हैं, तो वे आराम से सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन के लिए अधिक समय की जिसमें आवश्यकता होती है, जल्दी से उसका पाचन नहीं होता है। तो जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, रूमिनेंट की आहार नाल जो होती है मनुष्यों की आहार नाल से बड़ी होती है, इसीलिए सेलुलोज रूमिनेंट द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्यों द्वारा नहीं पचाया जाता है। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन को एक और बार देख लेते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए, ओके, जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण भी बताना है आपने, तो आप लिखेंगे सेल्यूलोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, उसके पाचन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। रूमिनेंट की आहार नाल मनुष्य की आहार नाल से बड़ी होती है, इसीलिए सेलुलोज रूमिनेंट द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्यों द्वारा नहीं। लिख लिया सभी बच्चों ने। ओके, आज का आखिरी प्रश्न क्या है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। ओके, तो हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से टूट जाता है, यानी कि बहुत ही जल्दी उसका विघटन हो जाता है और ऊर्जा जो है बहुत ही जल्द प्रोड्यूस करती है।
ओके। तो हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है, क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? तो ये तो था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमने थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिए आज, है ना। और साथ साथ में हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? अमीबा में पाचन की क्रिया को हमने समझा। और सभी बच्चे आज का होमवर्क यही करेंगे, ये स्ट्रक्चर, ये जो डायग्राम है इसको बनाएंगे, इसको लेबल करेंगे, और इसमें जो पाचन की क्रिया है इसको भी आप नोट्स के रूप में लिखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें। ओके। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।